हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की है DT+B TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिए हैं, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ PYQ भी स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने 2018 वाला PYQ पूरा सॉल्व कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो 2021 फीमेल शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने 2021 मेल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 शिफ्ट वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उनका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं वो एग्ज़ाम जो मेल शिफ्ट 3 में हुआ था। इसका आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लैक्ड्रालाइम। तो यहाँ पर कहा गया है हमें स्लैक्ड्रालाइम इसमें से कौन सा है। ऑप्शन आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो, जो स्लैक्ड्रालाइम है वो होता है CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस ये क्या होता है? स्लैक्ड्रालाइम, यानी ये स्लैक्ड्रालाइम जो है वो इसका कॉमन नेम होगा। और अगर मैं इसके केमिकल नेम की बात करूं तो इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं इसकी बात करूं, कॉमन नेम क्या हुआ इसका? कॉमन नेम है स्लैक्ड्रालाइम और केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये जो ऑप्शन इसका करेक्ट होता है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। इसके अलावा देखो, हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO और इसका केमिकल नेम है इसका केमिकल नेम क्या हुआ? इसका केमिकल नेम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम, राइट। चलो, इसके अलावा एक हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। व्हाट इज CaCO3? CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे हम लाइमस्टोन, या यही होता है हमारा फार्मूला मार्बल का भी। तो ये लाइमस्टोन या फिर यही किसका फार्मूला होता है? यही हमारा फार्मूला होता है मार्बल का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमें एक और दिया है जो है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो होता है CaCl2। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट? ऑप्शन 1 ग्रीन, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्राउन एंड ऑप्शन डी ब्लैक। अब यहाँ कहा है अगर हम सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ कहा गया इसका जो कलर है वो कैसा कलर होता है? वाइट। तो अगर हम वाइट सिल्वर क्लोराइड को बाहर रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखो, अगर हम इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज, और डिकम्पोज होकर ये हमें देगा Ag, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Cl2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। तो मुझे ये सिल्वर मिल जाएगा। ये था सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ मुझे क्या मिल गई? सिल्वर क्लोरीन अलग अलग मिल गई। और ये जो सिल्वर है इसका कलर होता है ग्रे। तो ये जो सिल्वर है हमारा, इसका कलर क्या होता है? ग्रे। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट से क्या हो जाता है? ग्रे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ ही आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसका नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका नाम क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो वो रिएक्शंस या वो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? फोटो, और फोटो वर्ड यूज़ किया जाता है सनलाइट के लिए। तो बेसिकली जो फोटो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सनलाइट के लिए, क्योंकि सनलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का नाम क्या होता है? फोटोन्स। और जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन के दौरान जो ये कंपाउंड होते हैं ये इन फोटोन्स की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। फोटोन्स की एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है E = hν, ठीक है। ये इस एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, यानी अगर मैं यहाँ सनलाइट ना लिखूँ तो मैं यहाँ पर सनलाइट की जगह hν भी लिख सकती हूँ। hν का मतलब है ये इस एनर्जी को कैप्चर करेगा और उस एनर्जी की वजह से इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये हमें Ag और क्लोरीन दे देगा, राइट। यहाँ पर E एनर्जी है, H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो न्यू है वो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी,
राइट। यहाँ पर न्यू क्या होगी, यहाँ पर न्यू होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, राइट। चलो, तो बेसिकली तो हमें यहाँ पूछा था कि अगर हम वाइट सिल्वर क्लोराइड को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो उसका कलर चेंज कैसा होगा। तो आपको याद रखना है, जब कभी हम AgCl को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वो वाइट से किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रे, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन आर कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी आयरन। तो आपको याद रखना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी मेटल होती है, कॉपर। कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको ये याद रखना है, कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वहीं पर मरकरी का सिंबल होता है Hg और लेड का सिंबल होता है Pb, ये होते हैं पुअर कंडक्टर्स। तो आपको याद रखना है कौन होते हैं बेस्ट कंडक्टर्स और कौन होते हैं पुअर कंडक्टर्स। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं, कॉपर और सिल्वर, और पुअर कंडक्टर कौन होते हैं, मरकरी और लेड, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ए, कॉपर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ हमसे पूछा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं विच कैन रिएक्ट विद बोथ। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन रिएक्ट विद बोथ। ऐसे ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस, ठीक है। तो जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ से पूछा है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा। देखो, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO, जिंक ऑक्साइड ZnO, सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O और मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HgO। तो आपको याद रखना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ZnO। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है, ZnO। जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, जैसे ZnO। तो ZnO की अगर मैं एसिड यानी HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये बनाएगा क्या, ZnCl2। एक तो यहाँ से फॉर्म होगा ZnCl2 और साथ में यहाँ से निकलेगा वाटर यानी H2O। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड, राइट, जिंक क्लोराइड। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन हुई, क्योंकि सबको पता है HCl क्या होता है, एसिड, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही मैं ZnO की बेस के साथ रिएक्शन करा सकती हूँ, और ZnO की बेस के साथ रिएक्शन यानी NaOH एक बेस ले लिया जो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ बनता है Na2ZnO2। तो यहाँ से क्या बनता है, Na2ZnO2 और साथ में यहाँ से निकल जाता है H2O, राइट। यहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड है दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, इसमें ना आपको ये वाली रिएक्शन अलग से याद रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है कि अगर जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है, अगर जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनेगा सोडियम जिंकेट, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या बनाएगा वो, सोडियम जिंकेट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा आपको एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है, वो होता है Al2O3। तो ZnO और Al2O3 दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CaCl2। ऑप्शंस आर 1708 केल्विन, ऑप्शन बी 1600 केल्विन, ऑप्शन सी 1738 केल्विन और ऑप्शन डी 1900 केल्विन। देखो, ये थोड़ा सा क्रैम्प करने वाला क्वेश्चन है। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपसे बॉइलिंग पॉइंट जरूर पूछा होगा। जो CaCl2 है उसे कहते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या है, ये है कैल्शियम क्लोराइड। अब ये हैं थोड़े से क्रैमिंग वाले क्वेश्चन, यानी ये आपको याद होगा तो ही आप कर पाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 1708 केल्विन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं होता है। इसका जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1900 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 1900 केल्विन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। अब यहाँ आपसे कहा है कि कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज नहीं होता है। ऑप्शंस आर सोडियम बेंजोएट और ऑप्शन यहाँ पर दो दिए हुए हैं आपको, एक सोडियम बेंजोएट, एक है सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड। सो बोला ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और 2। तो इसमें कहा है इन दोनों में से कौन सा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है। नॉट यहाँ पूछा है। फूड प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो फूड्स की
में उसका कलर या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए, उसे लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये दोनों ही एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। सोडियम बेंजोएट जनरली पिकल्स, ऐसी चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए या लंबे समय तक चलाने के लिए हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट। सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड हम यूज़ करते हैं जैसे चीज़, वाइन, फ्रूट जूसेस हो गए, बेकरी प्रोडक्ट हो गए जैसे केक, पेस्ट्रीज, इन सबको फ्रेश और लंबे समय तक चलाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड। तो ये दोनों ही फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी, नाइदर वन नॉर टू, राइट। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला आपसे पूछा है। ऑप्शन आर CnHn, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n+1, ऑप्शन डी CnH2n+2। तो देखो जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, राइट। यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जितने भी आपको कार्बन एटम दिए जाएंगे वो आप इसकी जगह रख सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसके अब मान लो अगर मुझे यहाँ पर 2 रखूँ, अगर मैं 2, तो मुझे क्या मिलेगा, C2H4, और C2H4 क्या होता है, इथीन। ये हमारी फर्स्ट एल्कीन जो क्या होती है, इथीन। ऐसे ही अगर मैं N की जगह 3 रखूँ, अगर मैं N की जगह 3 रखूँ तो मुझे मिलेगा C3H6, और ये क्या होगी, प्रोपीन। इस तरीके से हम पूरी एल्कीन की सीरीज निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ ये भी याद रखना है, इसके साथ साथ आप ये याद रख लें, एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जो हमारी एल्केन वाली सीरीज होती है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, राइट। इसके अलावा आपको याद रखना है एल्काइंस। तो जो एल्काइंस होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, राइट। चलो, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, ये एल्कीन सीरीज है, एल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, ऑलिफिन्स, क्योंकि जनरली जो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी उसके अंदर ये डबल बॉन्ड वाली सीरीज ही प्रेजेंट होती है। तो इनको क्या कहते हैं, ऑयलफिन्स। ऑलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। वहीं पर जो एल्केन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैराफिन्स का मतलब होता है पैरम। पैरम का मतलब होता है बहुत ही कम रिएक्टिविटी, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जनरली बहुत जल्दी इजीली किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स। ऐसे ही जो एल्काइंस होते हैं, अगर मैं उसका पहला मेंबर निकालूं तो अगर मैं इनकी जगह 2 पुट करती हूं तो मुझे मिलेगा C2H2, और ये जो C2H2 है ये होता है इथाइन, और इथाइन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन। तो आपको ये भी याद रखना है एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन एल्कीन्स आर बर्न्ट। ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी ग्रे। देखो यहाँ कहा है एल्कीन्स को अगर हम जलाते हैं तो किस तरीके की फ्लेम मिलेगी हमें, यानी किस कलर की फ्लेम मिलेगी। अब देखो हमारे पास होता है, एक होता है एल्कीन्स, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या है, एक होता है एल्कीन्स और एक होता है हमारे पास सीरीज एल्काइंस। अभी हमने लास्टली इसको कवर किया है ना। अब देखो इसका जनरल फार्मूला अभी मैंने बताया, ये क्या था, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n, और जो एल्काइंस है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, राइट। चलो, अब जो एल्केन्स होते हैं उसमें जो कार्बन की चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमेशा ही कार्बन एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। वहीं अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ यानी यहाँ पर किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। वहीं अगर हम एल्काइंस की बात करें तो वहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो वहाँ पर कैसा बॉन्ड होता है, वहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो एल्केन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्कीन्स या एल्काइंस हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं
जब कभी भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो वहाँ से जो फ्लेम निकलती है वो होती है ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम निकलती है वहाँ से, याद रखना है, कैसी फ्लेम देते हैं वो ब्लू फ्लेम। वहीं पर अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो वहाँ पर हमें कैसी फ्लेम मिलती है, येलो फ्लेम। येलो फ्लेम हमें तब मिलती है जब वहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो येलो फ्लेम हमें तब मिलेगी जब वहाँ पर कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो वहाँ कैसी फ्लेम मिलती है, ब्लू फ्लेम। तो ये आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाला अगर हम बर्न करें तो हमें कैसी फ्लेम मिलती है, ब्लू। पर अगर हम अनसैचुरेटेड को बर्न करते हैं तो हमें कैसी फ्लेम मिलती है, येलो फ्लेम, जो इनकम्प्लीट कंबशन से मिलती है, राइट। अब यहाँ देखो हमें पूछा है एल्कीन्स। अब एल्कीन्स कौन सी कैटेगरी में, अनसैचुरेटेड, तो कैसी फ्लेम देगा, येलो फ्लेम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, येलो, राइट। चलो नेक्स्ट, इन विनेगर व्हाट इज द परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑप्शन ए 3 to 5%, ऑप्शन बी 5 to 8%, ऑप्शन सी 8 to 10% एंड ऑप्शन डी 7 to 9%। अब यहाँ कहा है कि अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या परसेंटेज होता है एसिटिक एसिड का। तो देखो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो अगर हम 5 से 8% सॉल्यूशन वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, विनेगर। तो यही होता है हमारा क्या, विनेगर, 5 to 8% वाला, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी, 5 to 8%, राइट। चलो यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड होता है इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CH3COOH, CH3COOH, राइट। चलो, और इसके साथ आप ये याद रख सकते हैं कि एसिटिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूँ तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ कितने कार्बन एटम है, 1 2, 2 से क्या होता है, ये इथेन। इसका मतलब इसकी अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो ये होगा इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, इथेनोइक एसिड। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर, ये कौन सा ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फंक्शन का भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड। यानी न्यूलैंड के टाइम पर कितने एलिमेंट डिस्कवर थे। ऑप्शंस आर 53, 54, 55, 56। तो आपको याद रखना है जब न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल आई थी उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो टोटल एलिमेंट उस वक्त कितने डिस्कवर थे, 56। देखो न्यूलैंड पर क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है यहाँ पर न्यूलैंड पर कि न्यूलैंड ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर थे। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 56। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि उसकी पीरियोडिक टेबल किस बारे में थी। तो एक तो आपको ये याद रखना है उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट, ये याद रखना है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि उसने किस तरीके से अरेंज किया था। उसने इस तरीके से अरेंज किया था, जैसे मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखा देती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद यहाँ पर आया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पर फिर उसने लिया था पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब देखो इस तरीके से उसने अरेंजमेंट किया था। अब अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करती हूँ, यानी अगर मैं लिथियम को अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर लेती हूँ तो देखो ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th भी आएगा। और उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में यही कहा था कि जब इस तरीके से हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी, यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे मैच करेगी, फर्स्ट एलिमेंट से, ऐसा उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कहा था। अगर इसको मैं फर्स्ट मानूंगी तो ये क्या आ जाएगा, यानी इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, ऐसे ही इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, ऐसे ही इनकी, और ऐसे ही पूरी प्रॉपर्टीज मैच करते हुए चल जाएंगी, ऐसा उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कहा था। आपको ये भी याद रखना है कि ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रही थी, उसके बाद यहाँ स्कैंडियम आता है, ये कोई प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं करती है। तो आपको एलिमेंट में याद रखना है कौन से एलिमेंट तक फॉलो हो रही थी, कैल्शियम तक। और कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है। आपको ये भी याद रखना है कि मोलर मास में कहाँ तक फॉलो हो रही थी, 40 तक। और कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 56। ये सब आपको न्यूलैंड के बारे में याद रख के चलना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट
What is the atomic radius of hydrogen atom? Option R 37 picometer, option B 57 picometer, option C 97 picometer and option D 102 picometer। देखो ये है क्रैमिंग का क्वेश्चन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है 37 पिकोमीटर, सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। Why did Rutherford select a gold foil for his experiment of finding the model of an atom? Option A, as it is ductile, option B, as it is a noble metal, option C, as it is lustrous and option D, as it is thin। तो देखो यहाँ रदरफोर्ड के बारे में पूछा है, इस पे भी आप स्टार मार्क कर लेना और रदरफोर्ड वाला मॉडल अच्छे से करके जाना, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो एक तो रदरफोर्ड में आपको ये भी याद रखना है कि उसने कौन से पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कौन से पार्टिकल्स कंसीडर किए थे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, वो क्या होता है 2He4। हीलियम न्यूक्लियस को उसने कंसीडर किया था, एक चीज़ ये याद रखनी है। एक उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को लिया था, गोल्ड फॉइल का, और गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होती है। गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया गया था बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। अब इस मेलेबल और डक्टाइल का मेटल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है जितनी थिन शीट चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसमें क्या करते हैं हम, बीट करके हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल को। तो जो गोल्ड फॉइल है उससे कितनी भी थिन शीट बनाई जा सकती थी, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल को कंसिडर किया था। डक्टाइल का मतलब है उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, तो थिन वायर्स में, और उसको ना बहुत ही ज़्यादा थिन शीट की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने किसको यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, देखो इसको डक्टाइल मत करना, उसने इसकी मैलेबल प्रॉपर्टी यूज़ की थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट की जा सकती थी। तो आपको याद रखना है ये बहुत ही ज़्यादा थिन थी, इसलिए उसने इसको यूज़ किया था। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नॉट ए, राइट। चलो नेक्स्ट। How many electrons are present in the outermost shell of silicon? Option A 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 2। अब यहाँ कहा है जो सिलिकन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अब अगर इसका 14 एटॉमिक नंबर होता है तो अगर मैं फिल करूँगी तो हमें पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 आएंगे, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8 और लास्ट शेल में कितने आएंगे फिर 4। इसका मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। देखो आपको पता है सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, यानी इस तरीके का होता है सिलिकन, यहाँ पर होता है 14 और ये यहाँ होता है 28। तो इस हिसाब से इसके जो एटॉमिक नंबर है Z वो है 14, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 14, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 14। अब अगर इसका मैं एटॉमिक मॉडल बनाऊं तो देखो कैसे बनाएंगे, ये हो गया यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट शेल। आपको ये पता है कि अगर हम किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है 2n²। फर्स्ट शेल के अंदर भरूंगी तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 2, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, 1 and 2, राइट। उसके बाद यहाँ पर आती है सेकंड शेल, और अगर मैं बात करूँ सेकंड शेल की तो सेकंड में अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4, 4 2 कितना होता है 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। और रूल ये भी कहता है जब तक इनर शेल फिल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आउटर शेल फिल नहीं करेंगे। तो अगर मैं आप देखूं तो मैं यहाँ पर अगर आउटर शेल ड्रॉ करूँ लास्ट शेल, यानी अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 14 फिल करने हैं जिसमें से मैं 10 फिल कर चुके हैं, अभी 4 और बच गए, तो 4 कहाँ जाएंगे लास्ट शेल में। तो अगर मुझसे ये पूछा गया है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। What is the number of valence electron present in Al positive ion? ठीक है, ऑप्शंस आर 1 2 3 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बाहर वाली शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अभी हमसे पूछा है एल्यूमिनियम Al और इस पे कैसा साइन है पॉजिटिव। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। किसी का भी सिंबल इस तरीके से लिखते हैं X, यहाँ पर होता है Z और A। Z एटॉमिक नंबर होता है, तो अगर मैं यहाँ एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो कितना होगा 13।
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मास नंबर की तो कितना होगा 27। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर, यानी कितने होंगे 13। और अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकालूंगी तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, यानी 27 माइनस 13 यानी कितना आ जाएगा 14, तो 14 इसका न्यूट्रॉन होगा। बट यहाँ से पूछा है इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पता करो कितने होंगे, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पता करो, क्योंकि ये कैसी स्पीशीज है, पॉजिटिव स्पीशीज। तो पॉजिटिव स्पीशीज के लिए पहले पता करो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पॉजिटिव स्पीशीज है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए क्या करो, आप प्रोटॉन में से जितना चार्ज है वो माइनस कर दो। तो टोटल प्रोटॉन कितने हैं 13, चार्ज कितना है +1, उसको माइनस करो, यानी एक चार्ज है 13 - 1 यानी कितना आएगा 12। इसका मतलब एल्यूमिनियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एल्यूमिनियम के अंदर 13 होंगे, पर Al पॉजिटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। तो इसके अंदर होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 12। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन ही ज़्यादा होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते। तो अगर पॉजिटिव वाले में निकाला है तो जितना चार्ज दे रखा है वो आप प्रोटॉन में से माइनस कर दो, अगर नेगेटिव दिया होता तो इसी को ऐड कर देते, राइट। अब हमें पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फिल कर दो। फिल करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, उसके बाद सेकंड शेल में कितने आते हैं 8। तो 2 और 8 हो गए, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, कितने बच गए 2 और बच गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। देखकर 3 मत लगा देना, क्योंकि जनरली आप सिर्फ एल्यूमिनियम कंसीडर करेंगे और एल्यूमिनियम का अगर मैं 13 के हिसाब से फिल करूंगी तो कॉन्फिगरेशन 283 आएगा, पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी कंसीडर करना है। एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो लास्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोबार। इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी है आइसोबार की, तो आइसोबार की प्रॉपर्टी आपको बतानी है। ऑप्शंस आर दे हैव सेम मास नंबर, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सी है दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, एंड डी दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो होते हैं जिसकी सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो उनको क्या कहते हैं, आइसोबार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कैल्शियम और आर्गन, तो जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर कितना होता है 40। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40। तो अगर देखेंगे तो इसका मास नंबर कितना है 40 और इसका भी मास नंबर कितना है 40, दोनों का मास नंबर सेम है। तो इफ बोथ हैव द सेम मास नंबर, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। बट इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, so they have different atomic number but same mass number, so they are called आइसोबार। तो यहाँ चेक कर लो, दे हैव सेम मास नंबर, भाई यही प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है। बाकी हम ये देख लेते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये गलत है। दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, यानी यहाँ से 14 - 20 करो। तो अगर मैं यहाँ से 14 - 20 करूँगी तो क्या आएगा 20। इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने 20, यहाँ करेंगे तो ए माइनस जेड यानी कितना होगा 14 - 18। 14 - 18 करूँगी तो कितना आएगा 2 और यहाँ भी 2 यानी कितना आएंगे 22। तो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 22 और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 18, ये भी गलत हो जाता है। एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी गलत है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तभी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और यहाँ हमसे पूछा था इसमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी आइसोबार की, सो ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।